नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ CLC में एक कार्यक्रम आयोजित होनी थी, जिसमें माननीय एडवोकेट प्रशांत भूषण जी को आमंत्रित किया गया था और उस टॉक का नाम था मेजर चैलेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे बाद में यह बात पता चला कि इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया, इसे नहीं होने दिया गया। और इसके पीछे रीज़न जो मुझे मालूम पड़ा अपने स्टूडेंट्स के द्वारा, वह यह था कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इसके विरोध में आ गए और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को प्रेशराइज कर दिया और अंत में ये बात माननी पड़ी यूनिवर्सिटी को और इन्हें नहीं बोलने दिया गया। जब प्रशांत भूषण जी को ये बात पता चला, जब वो आ गए ऑलरेडी कैंपस में, जब उन्हें लौटाया जा रहा था, तब उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड में सोचा कि चलो ठीक है, ऑडिटोरियम यदि नहीं देंगे, लॉक यदि नहीं खोलेंगे, तो हमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बच्चों को समझाना है। देश में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं वो बच्चों को बताना है। ये ऑडिटोरियम में करें या ग्राउंड में करें, क्या फर्क पड़ता है? वो रेडी हो गए, ठीक है हम ग्राउंड में ही करेंगे। ग्राउंड में भी ये कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। वैसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 और ये वो बहुत चीज पढ़ते हैं और कहते हैं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसके बावजूद भी एक पार्टिकुलर ग्रुप के बच्चों के दबाव के कारण एडमिनिस्ट्रेशन को इसे कैंसिल करना पड़ा और अंत में उस कार्यक्रम को शॉर्ट में CLC के गेट के बाहर रोड पर कराया गया। आप प्रशांत भूषण जी की बड़प्पन को देखिए। कहां होना है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या होना है, बच्चों को क्या समझाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैलेंजेस हैं वो बताना है, वो जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने CLC के बाहर ही रोड पर यह कार्यक्रम किया। मैं इस कार्यक्रम का एक कॉपी, पूरा वीडियो मैं यहां पे अभी डालने वाला हूं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। यदि फिजिकल तरीके से होता ऑडिटोरियम में तो शायद बहुत सारे बच्चे आते, लेकिन यह चीज नहीं होने दिया। मगर अब यह जमाना है सोशल मीडिया का। क्या चीजें ऐसी थी जो उन्होंने कही है, वहां पे कम बच्चे जरूर थे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप उन तमाम बातों को देख सकते हैं। मैं पूरा वीडियो यहां पे अटैच कर रहा हूं, इसको देखिए, समझिए, रैशनल थिंकिंग कीजिए। खुद आप समझदार हैं, खुद आप ये डिसाइड कीजिए कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस टॉक को क्यों कैंसिल कर दिया गया। ऐसा क्या था इस टॉक में, आप देखिए, समझिए और बस एक काम करना है कि आपको इसे कम से कम, यदि आपको लगे कि इसमें कंटेंट है, कोई ऐसी बातें नहीं कही गई है जो बेकार है, कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो हर व्यक्ति, वो हर बच्चा जो वहां मौजूद नहीं था, वो इस बात को जान सके कि क्या आखिर मेजर चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। देखिए, आज जो देख रहे हैं यहाँ कैंपस में जो हो रहा है, जो आप लोग सबने देखा है, वही आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे संविधान के सामने बनी हुई है। यहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। स्टूडेंट्स ने एक सेमिनार, एक टॉक ऑर्गेनाइज करी, चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज यहाँ कैंपस लॉ सेंटर में, और बगैर वजह अभी 20 मिनट पहले, टॉक से 20 मिनट पहले उन्होंने एक वो चिपका दिया कि आपकी परमिशन कैंसिल करी जाती है। कोई उसका रीज़न नहीं दिया कि क्यों टॉक कैंसिल करी जाती है। तो यहाँ पर आज बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर हम अंदर गए स्टूडेंट से बात करने के लिए, स्टूडेंट सब पीसफुली मुझसे बात करना चाहते थे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पर कह रहे हैं कि नहीं, कैंपस के अंदर आप बात भी नहीं कर सकते स्टूडेंट से। तो यानी कि बात करने की आज़ादी नहीं है, कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, अंदर जाने की आज़ादी नहीं है। क्या हो गया है हमारे लोकतंत्र का? कैंपस मिलिट्राइजेशन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कैंपस मिलिट्राइजेशन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। दिल्ली पुलिस कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी बात देखिए, हमारे संविधान ने, अब हम बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में अपनी टॉक यहीं कर देते हैं। जो टॉक मुझे वहाँ अंदर देनी थी, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। देखिए, हमने एक संविधान बनाया जिसमें हिंदुस्तान को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। उसमें लोकतंत्र हमने स्थापित किया। उसमें हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। 3 बड़े बड़े मौलिक अधिकार दिए गए। पहला आर्टिकल 14 का बराबरी का, दूसरा आर्टिकल 19 के सिविक राइट्स यानी बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, इधर उधर घूमने की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी। ये सारे मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिए गए। उसके बाद
धारा 21 में, यानी जीने की आज़ादी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि जीने की आज़ादी का मतलब है वो सारी न्यूनतम सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए जो आपको डिग्निफाइड तरह से जीने के लिए ज़रूरत हो, जिसमें उन्होंने बोला राइट टू फूड, राइट टू वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर। ये सारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमने एक न्यायपालिका बनाई, संविधान ने एक न्यायपालिका बनाई जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए, जिनका दायित्व है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करी जाए। उसके बाद हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया हमारे संविधान में। हमारे जो पब्लिक फंड्स, हमारा पैसा, जनता का जो पैसा है जो सरकार के पास होता है, उसका ऑडिट करने के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया हमारे संविधान में। आज हम देख रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है, हमारे मौलिक अधिकार भी खतरे में हैं, हमारे सब इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे संविधान के सामने हो गए। लोकतंत्र क्यों खतरे में है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि आज पैसे का ही बोलबाला हो गया है। हमने एक जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई, जिसमें कि हमको सिर्फ एक अधिकार दिया गया। ये तो एक प्रॉब्लम है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमको जो डेमोक्रेटिक राइट दिया गया है वो सिर्फ वोट देने का है, और वोट देकर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, और उसके बाद जिनको हम चुनते हैं वही लोग सारे फैसले करते हैं, वही सब कानून बनाते हैं, सब पॉलिसीज बनाते हैं। जनता का कोई राइट नहीं होता कोई पॉलिसी में, कोई कानून बनाने में। तो ये एक चैलेंज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हम कैसे अपने लोकतंत्र को ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बनाएं, जिसमें जनता का कुछ अधिकार कम से कम कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में, अहम फैसलों में जनता का भी कोई अधिकार हो। तो ये तो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चैलेंज है। दूसरा, हम लोगों ने इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमने एक जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई, उसमें जो चुनाव होते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पैसे का ही खेल हो गया है पूरा। यानी कि जिसके पास जितना पैसा है उस पैसे के आधार से ही लोग चुनाव जीत रहे हैं, और पैसा उन्हीं के पास होता है जो सरकार में रहते हैं। अब जैसे हमने देखा कि इन्होंने, सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, एक बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का, जिसके तहत 10,000 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हैं, और जिसमें 75% से ज़्यादा सिर्फ एक पार्टी को मिला है जो कि केंद्र में रूलिंग पार्टी है। और उस पैसों के बल पर आप अपने को दिखा सकते हैं, एडवर्टाइज खूब कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज भी कर लेते हैं पैसा दे के। आप पेड इलेक्टोरल वर्कर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं जो आपके पोस्टर्स, बैनर्स लेकर घूमें, और उसी से लोगों को दिखता है कि भाई, क्योंकि हम लोगों के इलेक्शन सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट है, यानी कि जो जने को ज़्यादा वोट मिलती है बस वही एक इलेक्ट हो जाता है। बाकी लोगों को अगर कुल मिलाकर ज़्यादा वोट भी मिले तो उनकी वोट जो है काउंट नहीं होती, वो सब जीरो हो जाती है। उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या जिस कोalition के पास आधे से ज़्यादा MLAs या MPs हैं, उन्हीं की सरकार बन जाती है। इसलिए जब लोग वोट देते हैं तो अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए वो हर बार जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को सबसे अच्छा मानते हैं उसको वोट नहीं देते, अगर उनको ये लगता है कि ये तो जीतेगा ही नहीं। तो वो लोग देखते हैं कि जो जीत सकते हैं उन दो में से जो कम खराब है उसी को वोट दे देते हैं, और जो जीत सकते हैं उसका आधार उनको यही दिखाई देता है कि जिस कैंडिडेट या जिस पार्टी की जितनी विजिबिलिटी हो, और विजिबिलिटी एक पैसे का खेल हो गया। तो इसलिए हमारा चुनाव भी अब पैसे का खेल बन गया है। ये एक दूसरा चैलेंज है हमारे संविधान और लोकतंत्र के साथ। उसके बाद हमारा इलेक्शन चलाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। इलेक्शन कमीशन को हम देख रहे हैं कि अब बिल्कुल पार्टीजन हो गया है, यानी कि रूलिंग पार्टी उनकी नियुक्ति करती है और वो उन्हीं का सब फायदा कराने के लिए सारे फैसले लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाने की एक नई चुनौती पैदा हो गई है हिंदुस्तान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। उसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारे सारे पैसों का ऑडिट करता है, वो भी अब रूलिंग पार्टी का एक अंग बन गया है, प्यादा बन गया है। उसको भी ठीक करने का, उसको भी स्वतंत्र बनाने का एक बड़ा चैलेंज हो गया है। न्यायपालिका का भी हम ये देख रहे हैं कि उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म करी जा रही है, और उसको भी उसकी स्वतंत्रता ठीक करने का एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो
बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो हमने बोला हमारे मौलिक अधिकारों पर ही हमला हो रहा है, जैसे हमने आज देखा। दूसरी बात हमारे लोकतंत्र को ठीक करने का, हमारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का काम होता है फ्री एंड फेयर डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर हर तरह के लोग हर तरह की बात कह सकें और लोग फिर खुद सुनकर, समझकर, सोचकर अपना माइंड बना सकें कि भाई क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ तरह के सिर्फ कुछ विचारों को यहाँ पर सुनने की आज़ादी है, दूसरे जो लोग हैं जो बहुत शोर मचा देगा सर, तो इसलिए दूसरे वो सुनाई नहीं देगा। हाँ वही इसलिए तो हम सब इकट्ठा यही चैलेंज है। समझ रही हूँ, आप मेरी बात समझ हाँ, गए। समझ बहुत गए। शोर मचा के कुछ विचार अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। सर विचार थोपा जा रहा है सर। हाँ, चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे थोपा जा रहा है। हम ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सबसे सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। अब सवाल ये है कि इस चुनौती से हम लोग कैसे निपटें, इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लोकतंत्र और संविधान के सामने है। और उसका तरीका यही है जिसको हम कहते हैं कि हमारे नागरिकों को अपने कान खोलने चाहिए, अपनी आँख खोलनी चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए। जितना भी कोशिश, जितना भी दमन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, अगर एक बार हमारे नागरिक उठ गए, खड़े हो गए, अपनी बात कहने के लिए प्रतिबद्ध हो गए कि भाई हम तो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात बोलेंगे, तो कोई हुकूमत नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है जो आपको दबा सके। Do you think EVM is compromised? No, I don't think EVM is compromised, but I do think that EVM should be replaced by paper ballots because there is a possibility of it being compromised, because there is a possibility of EVMs being replaced. Some of the EVMs may possibly also be replaced. I still don't think that EVM tampering is happening today on a major scale, but since there is that possibility open, therefore I feel that EVM should be replaced by सर if they are not paying heed to farmer protest, कोई भी प्रोटेस्ट है वो ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या वो अपना विक्ट्री इतना अफ्लोट रहते हैं? किसानों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया, 1 साल तक वो यहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, तब जाकर उनकी बात सुनी गई। ये बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हमारे किसानों ने इतना जबरदस्त जोर दिखाया कि सरकार को मजबूर होकर उनकी बात सुननी पड़ी और वो तीनों कानून विड्रॉ करने पड़े। What about the president's power, which has been reduced for a long time? Do you think it is one of the constitutional challenges? President, in any case, is not supposed to have any major power. His powers are there were a only lot of marginal. amendments which reduced his power more. Do you think it's That one of the is constitutional? not a major challenge. Why not, sir? The major Because you are challenge, being audited the major and all challenge those is constitutional to make our democracy more participatory. अच्छा ठीक है, तो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मैं ये बेचारे जो ये इनोसेंट सारे पुलिस कर्मी यहाँ जो खड़े हैं, जो अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखी है। Sir, will you have tea with the students for your meeting? नहीं, आई कैन हैव टी, पर वो फिर वो वही ये करेंगे। करेंगे सर, ये और एक तो प्लीज ये नारेबाजी बंद कर दीजिए ना, और ये ताली डिस्कशन, तो ये ताली बजा के आप फ्रीडम है आपका, ताली बजाना नहीं, ताली बजाइए। अगर हम अंदर जाएंगे तो फिर वही सर बाहर चलते ना, सर प्लीज हैव टी विद अस।